ओके, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, या तो इस टाइप के होंगे जो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन वाले हैं, तो उसमें से हेड पॉसिबिलिटी और डाइस थ्रो करने वाले, या फिर यही होते हैं कि आप लोगों के पास टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने डिफरेंट वे से उनको अरेंज किया जा सकता है जी, एन फैक्टोरियल वे से। अच्छा, अगर सर्कुलर टेबल में बैठे हैं तो कितने फैक्टोरियल वे से, एन माइनस वन फैक्टोरियल वे से। अच्छा, अगर सर्कल के अंदर भी दो लोग इकट्ठे बैठने पे इंसिस्ट कर रहे हो, तो जब भी दो लोग इकट्ठे बैठना चाहे ना कभी भी, तो वो दोनों जो हैं यूं कह लें कि एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट काम करते हैं, चाहे वो सर्कल ना भी हो, तो फिर एन माइनस वन फैक्टोरियल हो जाता है और मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है। और अगर वो सर्कल है तो फिर एक एन माइनस वन में से एक और कम हो जाएगा, यानी कि एन माइनस टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ये सिंपल केस था, दो लोग इकट्ठे बैठना चाहें तो, और ये सर्कुलर का केस था अगर दो लोग इकट्ठे बैठना चाहें तो। अच्छा, टू वे सर्कल क्या है, टू वे सर्कल के अंदर आ जाती है की चेन, आप लोगों का जो की चेन होता है, की चेन हो गया और नेकलेस हो गया। तो इसने देखें नेकलेस के बारे में पूछा है यहाँ पे एमसीक्यू, कि नंबर ऑफ नेकलेसेस मेड फ्रॉम 9 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अच्छा, 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना सिर्फ, तो 9 फैक्टोरियल वे से लिखे जा सकते थे, लेकिन ये क्या है, सर्कुलर शेप में है, सर्कल के अंदर लिखे जा सकते हैं एन माइनस वन 8 फैक्टोरियल वे से। लेकिन ये सर्कल सादा सर्कल नहीं है, टेबल नहीं है, राउंड टेबल। राउंड टेबल होता तो 8 फैक्टोरियल हो जाते, कि राउंड टेबल पे 9 लोगों को कितने मुख्तलिफ तरीकों से बिठाया जा सकता है, 8 फैक्टोरियल, यानी कि एन माइनस वन फैक्टोरियल वे से। तो जो टू वे हो जिसकी दोनों साइडों से नजर आ जाए, जैसे कि की चेन है, जैसे कि नेकलेस है, ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होते हैं वो एन माइनस वन फैक्टोरियल तो होते हैं, उसका भी हाफ कर लेते हैं, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर 2, तो हमारे पास एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो अब इसमें से देखिए कौन सा आंसर आएगा भला फिर, अब इसका नंबर ऑफ नेकलेसेस मेड फ्रॉम 9 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर, 8 फैक्टोरियल ओवर 2, 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल। सर फर्स्ट ऑप्शन है। हाँ देखें, अब ये मतलब पीपीएससी के अंदर आया हुआ है ना, ये इसी चैप्टर से है, 7 से है, जो हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। थोड़ी सी क्लियर होगी बात जी। अब इसके बाद मैं चलता हूं, आपने इसके बाद कौन सा, अच्छा 7 के बाद कौन सा चैप्टर बताया मैंने भी इंपॉर्टेंट है, 11 और 14। वेल, इसके अलावा देखें मैं सिर्फ सिवाय फार्मूलों के, आपने भी कोई चीज अगर नहीं भी देखेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना बेटा जी। तो ये मैं बात मैंने आप लोगों को पहले बता दी हुई है। ओके, इसके अंदर क्या चीज है, डोमेन और रेंज 11 के अंदर ये जो टेबल है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साइन, कोसाइन, टेन और कॉट, इनकी डोमेन और रेंज के बारे में बताना, ठीक है ना। तो इनके डोमेन और रेंज इस टेबल से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, इस टेबल से अगर, अच्छा 7 चैप्टर में जो 7 चैप्टर में ये क्या चीज है, ये मैंने एक लिखी थी, मैं 9 से की तरफ आ गया हूँ एक्चुअली, मुझे अब याद आया कि मैंने यहाँ पे एक चीज लिख ली थी। ये क्या चीज नजर आ रही है आप लोगों को, सर ये प्ले कार्ड हैं, उनके क्या नाम है लिखे हुए हैं, टाइप्स ऑफ प्ले कार्ड, या ये क्या नहीं। हाँ, डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है ना। तो इनकी कैटेगराइजेशन सुन लें, ये जो हर एक पूरी की पूरी लाइन होती है ना, जिसके अंदर हर एक तरह का कार्ड हो, ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के, इसको सूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सूट, ठीक है। टोटल कितने सूट्स होते हैं एक डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स के अंदर, 4 सूट्स होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इस कार्ड का एक अपना नाम है, हाँ जी, एस कार्ड, ठीक है ना। एस कार्ड के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सारों का एक अपना नाम है, क्या बोला, नंबर कार्ड। और जे क्यू के, इन 12 के 12 कार्ड्स का अपना एक नाम है, फेस कार्ड्स। इनमें से जे वाला जो है वो जैक है, क्यू वाला क्वीन है, और के वाला क्या है, किंग है। सुन रहे हैं ना आप, आवाज आ रही है ना मेरी, जी सर सुन रहे। ओके। और जी इस जी आ रही। इन्हीं के अंदर फिर फर्दर क्लासिफिकेशन जो सूट्स होते हैं, इनमें से जो एक तो ये वाला जिसको आप लोग हार्ट कहते हैं, हार्ट, और
हार्ट है, स्पीड है, स्पीड, क्लब और डायमंड। हार्ट और डायमंड जो होता है ना, इस सूट का नाम है हार्ट, इस सूट का नाम है डायमंड। ये जो इस टाइप का होता है ना, ये मिलती जुलती शेप बस मैं बना रहा हूँ, इसका नाम स्पीड होता है, SPEAD, स्पीड, और इसका नाम क्लब होता है। तो इसमें जो ये हार्ट और डायमंड है, ये रेड कलर होते हैं और ये दोनों जो हैं वो ब्लैक कलर होते हैं। तो अब इनकी क्लासिफिकेशन सुन लें कि किसी भी 52 प्लेइंग कार्ड के अंदर 26 जो है वो रेड कार्ड होते हैं, 28 हो गए ना, नहीं 13 का एक होता है, तो ये 26 हो गए, 52 प्लेइंग कार्ड हैं। ओके, 26 जो है वो ब्लैक होते हैं, 26 रेड, 26 ब्लैक। और डायमंड कार्ड्स 13, स्पीड कार्ड 13, क्लब कार्ड 13, हार्ट कार्ड 13, एस कार्ड 4, नंबर कार्ड्स 36, फेस कार्ड 12, उनके अंदर फेस कार्ड के अंदर जैक कार्ड 4, क्वीन कार्ड 4, किंग कार्ड 4। ठीक है ना। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन है, ताकि नंबर्स की कुछ तादाद आप लोगों को पता हो। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे, मतलब अगर मैं जैक कार्ड्स की बात करूं ना, जैक कार्ड्स की, तो जैक कार्ड के अंदर डायमंड कार्ड्स भी होते हैं, स्पीड कार्ड्स भी होते हैं, क्लब भी होते हैं। एक कार्ड जो है स्पीड का होता है, एक डायमंड का होता है, दो इसके अंदर रेड होते हैं, दो ब्लैक होते हैं, और चारों के चारों फेस कार्ड होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होनी चाहिए क्लासिफिकेशन इनकी। ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन पता है ना आप लोगों को। सर पता है इसको। ओके, इस क्लासिफिकेशन के बाद डोमेन और रेंज। अब डोमेन और रेंज ये याद रखें कि टेंजेंट जो इनके ना आपको ग्राफ याद होने चाहिए। साइन फंक्शन का ये ग्राफ है जो 0 से स्टार्ट होता है, और इसकी जो डोमेन है ना वो -∞ से इन्फिनिटी तक होती है, क्योंकि आप तमाम वैल्यूज इसको दे सकते हैं। और इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है। अच्छा, कोसाइन भी इसी से मिलता जुलता ग्राफ है, लेकिन साइन जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और कोसाइन जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। बाकी डोमेन और रेंज, साइन और कोसाइन दोनों फंक्शन ऐसे हैं जिनकी डोमेन और रेंज क्या है, सेम है हमारे पास। ठीक हो गया जी। तो डोमेन और रेंज ऑफ साइन एंड कॉस हो गया। उसके बाद आ जाते हैं टेन फंक्शन की तरफ। अब टेन फंक्शन का ग्राफ, क्योंकि ना आपको इनके ग्राफ थोड़े से आपके माइंड के अंदर हुए तो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से इनको वो फिर बाद में ना सॉल्व कर पाते हैं। ये एसिम्पटोट्स बन रहे होते हैं। एसिम्पटोट पता है क्या होता है? हाँ सर। ओके, एसिम्पटोट्स बेसिकली वो वैल्यूज होती हैं, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो इस टाइप के ग्राफ्स देखे हैं? जी, फिजिक्स के अच्छा, अंदर। हाँ फिजिक्स के अंदर देखा होगा, ठीक है। तो ये वो ग्राफ्स होते हैं जो कि जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है ना, ये मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं ताकि फिर टेन का हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है वो टेन का ग्राफ है, एसिम्पटोट जहाँ पे बन रहे हैं ना, क्योंकि डोमेन और रेंज इसकी बतानी है हमने। लेकिन दरमियान में एसिम्पटोट आ गया तो इससे रिलेटेड MCQ पूछा जाता है ना आप लोगों से PPSC के अंदर, एसिम्पटोट्स मालूम करने। आप लोगों को PPSC के अंदर एसिम्पटोट मालूम करने का बाकायदा एक MCQ आता है कि इसका जो है वो एसिम्पटोट क्या होगा, या इसका वर्टिकल एसिम्पटोट क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है। तो आप सुन लें, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आप लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? वो ऐसे निकलते हैं कि जब हम इस टाइप का ग्राफ हो ना, और इस टाइप का ग्राफ हमारे पास किसका होता है, इस टाइप का ग्राफ, हाँ 1/x का ग्राफ ऐसा होता है। 1/0 इन्फिनिटी होता है, x जब 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखें, अब इसी के जरिए आपको हॉरिजॉन्टल की भी समझ आ जाएगी और वर्टिकल की भी समझ आ जाएगी। अब x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करे और y किसी मखसूस वैल्यू को अप्रोच कर रहा हो b को, तो y इज इक्वल टू b जो होगा ना वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। तो अब मुझे ये बताएं आप लोग कि जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच कर रहा है? बाय किसी स्पेसिफिक नंबर को
नहीं, इस Good करेगा। एग्जांपल में 1/x में सर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। नहीं, x जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो x 1/x की वैल्यू कहाँ जा रही है? 0 के करीब नहीं होती जा रही यस सर, y ऐसी की जी है। जी वैल्यू। जी जी जीरो जी के। मतलब x जब इन्फिनिटी को जा रहा है तो y की वैल्यू 0 को अप्रोच करें ना। ये किरानी बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 जो है ना, वो इसका हॉरिजेंटल एसिम्पटोट है। वो क्या है? हॉरिजेंटल एसिम्पटोट है। अब अच्छा, इसी तरीके से इसका एमसीक्यू आता है आप लोगों को, कंफर्म एक एमसीक्यू इसका एसिम्पटोट का पूछा जाता है आप लोगों से पीपीएससी एग्जाम के अंदर। अच्छा, और इसी तरीके से अगर आप लोग x की किसी मखसूस वैल्यू को अप्रोच करें और y की वैल्यू क्या हो रही हो, इंफिनिटी, तो वो वर्टिकल एसिम्पटोट होता है, जिसकी एग्जांपल ये है कि x जब टेंजेंट की बात कर रहा हूं ना, टेंजेंट के अंदर ये हो गया π/2। टेंजेंट के अंदर, टेंजेंट के ग्राफ में जब x को आप लोग π/2 को अप्रोच करवाते हैं ना, यानी कि x जब लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो ये टेंजेंट x जो है वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। और जब आप लोग π/2 पॉजिटिव राइट साइड से इसको अप्रोच करवाते हैं तो माइनस इन्फिनिटी को। देखना, π/2 के इधर से आए तो माइनस इन्फिनिटी आंसर आ रहा होता है, राइट साइड से आए तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर आ रहा होता है। तो बेसिकली तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, तो इसको हम जी कहते सर। हैं वर्टिकल एसिम्पटोट। तो आप जरा मुझे इसके अंदर बता दें कि इस फंक्शन में वर्टिकल एसिम्पटोट कहां पे है? π/2 पे। वर्टिकल एसिम्पटोट x की किसी वैल्यू पे होता है, हॉरिजेंटल एसिम्पटोट y की किसी वैल्यू पे होता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर वर्टिकल एसिम्पटोट भी है कोई? इसमें कोई वर्टिकल एसिम्पटोट है? इधर ये देखें, x जब 0 को अप्रोच करे, सुन रहे हैं ना बात को? जी सर। x जी जब 0 को अप्रोच करेगा तो क्या होगा? 1/x वाई किसको जीरो अप्रोच हो रहा करेगा? है। जीरो हो रहा है। y इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 जो है वर्टिकल एसिम्पटोट है, और y इज इक्वल टू 0 इसका हॉरिजेंटल एसिम्पटोट है। हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना? अच्छा चलो एक और, अब मैं बस फौरन से इसको ना वो करूंगा, वाइंड अप करता हूँ। y इज इक्वल टू x+3/x+2। क्योंकि ना आप जो इसके अंदर वैल्यू होती है ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट वाली, वो बहुत इजीली कई जगहों पे आप लोग फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अब मुझे बताएं x की किस वैल्यू पे इसका आंसर इन्फिनिटी हो सकता है? -2 पे। -2 पे। देखिए -2 पे ना, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -2 पे क्या बनेगा? इसका वर्टिकल एसिम्पटोट बनेगा। क्या बनेगा? वर्टिकल है। वर्टिकल एसिम्पटोट बनेगा। अब हॉरिजेंटल एसिम्पटोट कहां से पकड़ें? ये हॉरिजेंटल एसिम्पटोट इसका, अब ग्राफ तो नहीं बना सकते हम इसका, क्योंकि इसका ग्राफ बेसिकली मैं बना देता हूं यहाँ पे। मतलब इसका यूं ग्राफ है, ये x इज इक्वल टू -2 वाली लाइन है। -2 पे जो है ना ये इन्फिनिटी हो रहा है ग्राफ, x इज इक्वल टू, ये मैं मालूम कर चुका हूँ। अब यहाँ पे भी ये जो है ना y की इस वैल्यू पे भी ये इन्फिनिटी हो रहा है। अब y की किस वैल्यू पे जाके आंसर हमें इन्फिनिटी देता है, अब ये हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता। तो ये पता चलाने के लिए सादा सी बात ये है कि आप लोग इसको डिवाइड करके हॉरिजेंटल, इसका जो हॉरिजेंटल एसिम्पटोट है वो y इज इक्वल टू 1 पे बनेगा। अच्छा, ये 0 इकरा ने यहाँ पे लिखा है वर्टिकल एसिम्पटोट y इज इक्वल टू 0 पे भी। अच्छा, 0 पे नहीं बनेगा ना, 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी नहीं बन रहा ना। इसके अंदर x की जगह पे अगर 0 पुट कर लें तो y की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आ रही, सिर्फ -2 पे इन्फिनिटी आ रही है। तो -2 पे इसका वर्टिकल एसिम्पटोट बनेगा। ठीक है, और जो हमारे पास इसका
हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बनेगा वो y इज इक्वल टू 1 पे बनेगा। बहरहाल ये एसिम्पटोट की बात हो रही थी, मैं अब दोबारा फिलहाल चलता हूँ। एसिम्पटोट को फिर दोबारा से हम डिस्कस भी कर लेंगे, इसकी एग्जांपल्स मैं आप लोगों को मजीद राइट करवा दूंगा। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है कि x को अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो y जिस वैल्यू को अप्रोच करता है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है एट y इज इक्वल टू b। और अगर x की किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए y इन्फिनिटी हो जाता है तो x इज इक्वल टू a जो है वो वर्टिकल एसिम्पटोट है। ठीक है जी, ओके। तो ये एसिम्पटोटिक वैल्यू थी। बहरहाल मैं तो बात कर रहा था टेंजेंट की, डोमेन और रेंज की। अच्छा, डोमेन और रेंज के अंदर वो होता है, डोमेन के अंदर आप वो वैल्यूज लेते हैं जो आप लोग फंक्शन को दे और आपको डिफाइंड आंसर दे। ये हर जगह पे आपको आंसर दे रहा है, लेकिन π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, इन पे आप लोगों को आंसर नहीं दे रहा। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी डोमेन को जब भी मैंने लिखना है तो मैं यूं कह सकता हूं कि इसकी डोमेन -∞ से इन्फिनिटी सारी है, लेकिन 2n+1/2 पाई या 2n+1 π/2 भी इसको कहते हैं कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे ये आप लोगों को आंसर नहीं देता, तो वो इसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये उसकी डोमेन होगी। और रेंज क्या है, ये -∞ से इन्फिनिटी तक हर तरह के आंसर्स आप लोगों को मिल रहे हैं y एक्सिस पे, तो रेंज इसकी -∞ to इन्फिनिटी है। तो ये टेबल आप लोगों ने प्रिपेयर करना है डोमेन और रेंज का। तो ठीक है, डोमेन और रेंज का टेबल। यस सर। पीरियोडिसिटी पता होनी चाहिए कि पीरियड। अच्छा हाँ, अब देखें एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कैसे भला, डोमेन और रेंज भी पूछ लेता है और इसी से पीरियड निकालना भी पूछ लेता है। इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एमसीक्यू पक्का समझें अपना, हमेशा ही। अब ये 2-4 क्वेश्चन आप लोग जब करवाते हैं बच्चों को, शायद यही एक्सरसाइज करवाते हैं हम आम रूटीन में ना, ग्राफ पहले वाले बहुत कम होता है कि हम बनवाते हैं, ऐसे ही है ना। जी बिल्कुल, बच्चों ग्राफ नहीं करवाते। ग्राफ नहीं करवाते हम, ग्राफ भी औखा काम हो गया ना जरा। जी जी, औखा काम कौन करे, अब आप लोगों ने करना है। ओके, क्या था जी, साइन, कॉज, कोसिकेंट, सीकेंट, इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड जो है वो 2π होता है। आफ्टर 2π डिग्री, 2π रेडियन, यानी कि आफ्टर 360 डिग्री क्या करते हैं, अपनी उन्हीं वैल्यूज को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। और उनकी बेसिक रीजन भी यही है ना। जिस तरह अगर मैं कोसिकेंट की बात कर लेता हूँ, तो कोसिकेंट के अंदर साइन 0 पे 0 हो गया तो कोसिकेंट इन्फिनिटी, उसके बाद 90 पे 1 हो गया, ये है ना कोसिकेंट का ग्राफ। कोसिकेंट और सीकेंट दोनों का ना बिल्कुल मिलता जुलता ग्राफ होता है। सीकेंट वाला सिर्फ इधर से शुरू हो जाता है, कोसिकेंट वाला इन्फिनिटी से शुरू होगा, सीकेंट वाला 1 से शुरू हो जाता है। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे -1 है। इनकी जो डोमेन थी वो मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर थी, लेकिन जो पाई के मल्टीपल्स है ना, n पाई के मल्टीपल्स, वो इसमें से माइनस हो जाते हैं। और रेंज जो है वो -∞ से इन्फिनिटी होती है, लेकिन इसमें -1 और 1 जो है वो एक्सक्लूड होते हैं इसकी रेंज में से। अच्छा, आप तो डोमेन और रेंज का तो मैंने टेबल आपको जिम्मे लगा दी ना कि डोमेन और रेंज का तो टेबल आपने देखना है। ये 2π डिग्री के बाद ये देखें, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 360 हो गया। 360 के बाद जैसा ये था वैसे ही कर्व दोबारा आ गए, उसके बाद फिर ये आ गए। तो आफ्टर 360 डिग्री या 2π ये अपनी वैल्यूज को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। और टेन और कॉट ऐसे फंक्शंस हैं जो कि आफ्टर पाई डिग्री, पाई रेडियन, सॉरी, जब मैं बात कर रहा हूँ ना पाई की, तो ये रेडियन है और 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री के बाद अपनी वैल्यूज को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो उसका मतलब क्या हो गया कि टेन के अंदर आप लोग किसी वैल्यू में भी पाई प्लस या माइनस कर दें, या पाई का कोई भी मल्टीपल प्लस माइनस कर दें, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा 10x आ जाता है। तो फिर साइन और काज और टेन, इनका तो पता चल गया कि टेन और काट का पाई होता है, साइन काज कोसिकेंट सीकेंट इनका 2π होता है। तो साइन 3x का क्या पीरियड होगा, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है जी, जो साइन का पीरियड है ना वो इसमें कर दें ऐड, और इस x को करें अकेला। x को अकेला करने के लिए कुछ कॉमन क्या लेना पड़ेगा, कॉमन 3 कॉमन लूंगा। तो जो चीज x जब अकेला करना हो ना आप लोगों ने, तो x अकेला करने के बाद जो बाकी चीज बचती है, ये पीरियड होता है
उस फंक्शन का जिसका आप फंक्शन निकाल जो पीरियड निकाल रहे थे। तो 2π/3 sin 3x का पीरियड है। दोबारा कर लेते हैं, देखें cos 2x का पीरियड निकालना है ना, तो आप cos 2x का पीरियड निकालने के लिए cos का पीरियड इसमें ऐड करें जो कि 2π है, और इस x को अकेला करें। x को अकेला करने के लिए क्या कॉमन लेना पड़ेगा मुझे, 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब x अकेला हो गया तो बाकी जो भी चीज बचेगी ना, ये हमारा आंसर है, ये पीरियड है cos 2x का। तो अब फिर मैं एक पीपीएससी का क्वेश्चन भी उठा लेता हूं, पता नहीं कहाँ गुम हो गया बेचारा, ये रहा। हाँ, इसका बताया जी कोई, पीरियड ऑफ 3 cos x/5, 3 cos x/5 का क्या पीरियड होगा? कैसे निकालना है, मैंने प्रोसीजर बता दे जल्दी से कोई मुझे। उसी तो तरह मेरे ख्याल निकालना है, सेम 10 का ही आ 10x जाएगा। है, बताया ना, क्योंकि नहीं ठीक है 10 पाई होगा। वेरी गुड, आपका आंसर ठीक है, ये इकरा ने भी रिप्लाई किया। प्रोसीजर हम क्या करेंगे भला, काज वाले पीरियड को ऐड कर देंगे और एक्स को अकेला करने के लिए 1/5 कॉमन लेंगे। वेरी गुड। तो अगर 10 का कोई भी क्वेश्चन कर रहे होंगे ना आप लोग, तो 10 वाले में क्या ऐड करेंगे भला? पाई। हाँ शाबाश, बस इसमें पाई ऐड करेंगे, और फिर एक्स को अकेला करने के लिए आप लोगों को कुछ भी कॉमन लेना है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो देखने में जब आप लोगों को कहा जाता है ना क्या एफएससी से भी क्वेश्चन आते हैं, हाँ जी आते हैं, बिल्कुल आते हैं पीपीएससी के एग्जाम में। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा जी कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नंबर मल्टीपल किया तो इनका फिर क्या बेनिफिट इधर? हालांकि बहुत सारे इनका तो पीरियड निकालने के हवाले से जब निकालते हैं तो वो अंदर से कॉमन निकालना होता है एक्स के वेरिएबल के साथ जो बड़ा होता है नंबर, लेकिन ये जो 3 मल्टीपल होता है 5 या 10 कोई मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ दिया होता है, इसका मकसद क्या होता है? जब 3 आपने मतलब बाहर वाला जो 3 है, जी जी। बाहर यानी कि जैसे कि जिस तरह cos x का पीरियड और 3 cos x का यानी कि पीरियड इसका तो वही है। इनके साथ क्या लिंक है? हाँ, इसके साथ क्या लिंक है, इसका एक जो इसके बाद अगर मैं सेकंड ईयर रिपीट कर जाता ना, पूरी कर जाता 1 मिनट में, आपको ये टॉपिक आज का हमारा यही था कि हम जब भी ग्राफ्स बनाते हैं ना, आपने ये थॉमस कैलकुलस पढ़ी हुई है जी जी। सुफियान, थॉमस कैलकुलस जी पढ़ी जी है ना? पढ़ी हुई है। ये जी जी रहा, पढ़ी हुई है। ये रहा जी इसका जी जी फायदा, पढ़ी है, पढ़ी है। मैं दे रहा हूँ फायदा इसका, कि ये क्या करता है, उसकी हाइट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। होगा टू यानी कि 360 डिग्री के बाद रिपीट अपने वैल्यू को, लेकिन इसकी हाइट जो हो जाएगी, एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा, वो कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। और बहुत सारी जगहों पे ये जरूरी नहीं कि हाइट ही इंक्रीज करेगा, हम इसे शिफ्ट ऑपरेटर भी, कहीं पे शिफ्ट ऑपरेटर बन जाता है, जब एक्स के अंदर कोई नंबर प्लस हो जाता है तो वो शिफ्ट लगता है उसको। जी। आज मैं ना ये काम आप लोगों को करवाना चाह रहा था, अब मुझे वो टाइम पे एक चीज मिल जाए फिर अच्छी बात तो नहीं होती ना। हम्म, अब ये देखिए साइन का वैसे ग्राफ कैसा होता है जो आप लोगों को मैंने दिखाया था, और यहाँ पे ग्राफ देखें किस टाइप का डिस्टर्ब हो गया है, ये इसकी नेचर की वजह से। अच्छा, ये डिस्टर्बेंस आती कितनी है, उसके लिए ना एक प्रॉपर क्राइटेरिया है यहाँ पे, कि जब हम फर्ज किया एक्स की जगह पे x+2 कर देते हैं, तो फंक्शन जो होता है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाता है, जब माइनस करते हैं तो राइट साइड पे शिफ्ट कर जाता है। और इसी तरीके से आप लोगों के पास पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड इसकी तमाम की तमाम जो स्केलिंग है, इतना आगे कहाँ चला गया ये,
चलो अगली मीटिंग शुरू करने से पहले इसको मैं दिखा देता हूँ आपको ना, उसका जो क्राइटेरिया है। ग्राफ्स का बल्कि यहाँ से शायद वो बेचारा गुजर भी जाता हो। मैं इसको जी सर। ये रहा, देखें यहाँ पे ना, लेट सपोज ये x था, y इज इक्वल टू एक्स, तो 1/2x जब किया तो इसकी जो लाइन है उससे थोड़ा सा क्या हो गई है, नीचे उसका ग्राफ जो है बन गया है। अच्छा, जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि ये शिफ्ट ऑपरेटर जब आता है, y की हायर पावर्स आने से इसकी अपनी शेप सिर्फ चेंज हुई है ना, लेकिन शेप की बजाय इसकी पोजीशन जिन चीजों से चेंज होती है वो कौन सी चीजें हैं, वो चीजें हैं यहाँ पे। इसकी एक एग्जांपल दी हुई है पेज 34 पे, ये रही एग्जांपल। देखिए एक्स स्क्वायर है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर वाला ग्राफ किस चीज का है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और ये बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है जैसा नीचे वाला है, सिर्फ 1 यूनिट कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो एक्स स्क्वायर -1 करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही ग्राफ बनेगा और इससे नीचे आ जाएगा। अच्छा, ये अप डाउन की वजह से होता है कि फंक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर ऐड करें तो ऊपर चला जाता है, सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे आ जाता है। ऐसे ही फंक्शन के अपनी नेचर के अंदर कोई वैल्यू चेंज कर दें, एक्स है, एक्स प्लस 1 कर दिया तो ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड पे 1 यूनिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। एक्स -1 कर देंगे तो राइट साइड पे ये शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसका प्रोसीजर होता है कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाने से भी इसके अंदर चेंज आती है हमारे पास, और फंक्शन के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी ये रही, देखें x प्लस ये x स्क्वायर है, x -2 स्क्वायर है तो राइट साइड पे चला गया, x प्लस 3 स्क्वायर है तो लेफ्ट साइड पे चला गया। सुफियान देख पा रहे हो आपको? सुफियान, सुफियान आप सुन पा रहे हैं मुझे कि नहीं? चलें बहरहाल, अगर वो सुन पा रहा है या नहीं, बाकी तमाम भी सुन लें। किसी भी फंक्शन को, ये देखें ये जो टेबल आप लोगों के सामने मैंने शो किया हुआ है कि किसी भी फंक्शन को अगर किसी नंबर c से मल्टीप्लाई करवा देना तो वो उसको वर्टिकली स्ट्रेच कर देता है, मतलब उतना ऊंचा उठा देता है। ऊंचा उठाने से मुराद ये नहीं है कि ऊपर नहीं, c से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये होगा, जिस तरह मैंने कहा ये अगर 260 डिग्री है ना, वैसे साइन का ग्राफ ये था 360 डिग्री तक, लेकिन अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 टाइम उसको स्ट्रेच कर देगा, साइन 3x हो जाएगा तो 3 टाइम उसको स्ट्रेच कर देगा, लेकिन जहां पे स्टार्ट हुआ और जहां पे एंड हुआ वो पॉइंट सेम रहेंगे, ठीक है ना। और 1/c है तो उतना उसको एक्सपेंड कर देगा, लेकिन फंक्शन के अंदर x की जगह पे अगर cx आ जाए, ठीक है जी, फिर उसको आप जो इसकी कंप्रेशन होती है हॉरिजेंटली कंप्रेशन कर देता है। हॉरिजेंटल कंप्रेशन और वर्टिकल कंप्रेशन दोनों ही मुख्तलिफ चीजें